हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे नादिर शाह के बारे में और हम ये जानेंगे कि आखिर नादिर शाह का संबंध भारतीय इतिहास के साथ क्यों जुड़ा है। नादिर शाह का संबंध कोहिनूर हीरे के साथ कैसे जुड़ा, नादिर शाह का संबंध मयूर सिंहासन से कैसे जुड़ा। तो आज हम इन्हीं पॉइंटों पे बेटा डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं नादिर शाह की, तो नादिर शाह, पहले इसकी आप तस्वीर देख लीजिए। ये है नादिर शाह और ये नादिर शाह फारस का शासक था और ये वही फारस है जो वर्तमान में ईरान हुआ करता है। कभी कभी फारस का नाम ना देकर पर्सिया का नाम दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फारस और पर्सिया ये दोनों आपका एक ही है। तो नादिर शाह फारस का शासक था और इस नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नादिर शाह को नेपोलियन क्यों कहा जाता है ईरान का। तो ये जानने के लिए बेटा हमें इसके बचपन में जाना होगा। नादिर शाह फारस का शासक बनने से पहले ये भेड़ चराने का काम किया करता था। यही नादिर शाह जब ये शासक नहीं बना था तब ये भेड़ चराने का काम करता था और ये पर्सिया के गांव में, पर्सिया के जंगलों में, पर्सिया के इलाकों में भेड़ों को चराता था। लेकिन ये इतना प्रतिभाशाली था, इतना वैभवशाली था, इतना बुद्धिमान था कि अपने दम पे फारस का शासक बन गया और फारस की गद्दी पर बैठते ही अपने पड़ोसी राज्यों पर अटैक करना शुरू कर देता है। और जिन जिन राज्यों पे ये अटैक करता है बेटा, ये सभी राज्यों को जीत भी लेता है। इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि ये उस समय अपने जितने भी पड़ोसी राज्यों पे अटैक करता है बेटा, सभी को जीत लेता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उस समय के इतिहासकार नादिर शाह को नेपोलियन की संज्ञा दे देते हैं और तभी से नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाने लगा। कुछ समय बाद नादिर शाह सिंधु नदी पार करके लाहौर पर अटैक करता है और वहां के गवर्नर को पराजित कर देता है और वहां की संपत्तियों को लूट लेता है। और ये वहां से लूट कर बेटा जाने वाला ही होता है। तभी इसे पता चलता है कि जो असली संपत्ति है, जो मेन खजाना है, सोना चांदी आभूषण हीरे जवाहरात, वो तो दिल्ली में है। वो कोहिनूर का हीरा तो दिल्ली में रखा हुआ है। वो मयूर सिंहासन जो अपने आप में बहुत ही बेशकीमती है, वो तो दिल्ली में रखा हुआ है। अब जैसे ही ये बात नादिर शाह को पता चलती है, नादिर शाह तुरंत वहां से घूम पड़ता है दिल्ली की तरफ और ये दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य में एक करनाल नाम का शहर है, ये वहां पहुंचता है। और उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह का शासन होता है और ये वही मोहम्मद शाह है जिसे रंगीला बादशाह की उपाधि मिली हुई है। अब जब नादिर शाह करनाल पहुंच जाता है तो ये मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये तारीख है बेटा 24 फरवरी 1739 का समय है, जिस समय ये दोनों आमने सामने युद्ध को आरंभ करते हैं। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है और इस युद्ध में नादिर शाह को विजय प्राप्त होती है और मोहम्मद शाह को हार मिलती है। और ये युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 1739 को और युद्ध की समाप्ति हुई 20 मार्च 1739 को। युद्ध समाप्त हो गया। अब जैसे ही नादिर शाह जीतता है बेटा, ये कोहिनूर हीरे
और जो तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन होता है, इस पे अपना अधिकार जमा लेता है, इन दोनों को अपने अंडर में कर लेता है। और इन दोनों को, मयूर सिंहासन और कोहिनूर के हीरे को अपने अंडर में रखने के बाद, अपने अंडर में करने के बाद ये दिल्ली में 57 दिन तक रुका रहा। दाद देनी पड़ेगी यहां इसकी हिम्मत की। मतलब दूसरे देश का शासक भारत के शासक पर अटैक करता है, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को अपने अंडर में लेता है। इसके बावजूद भी बेटा ये दिल्ली में 57 दिन तक रुका रहा। तो यहां उस समय सोचने वाली बात है कि भारत की क्या स्थिति रही होगी। और उस समय की बेटा एक ही स्थिति थी कि हर कोई केवल अपना अपना सोचता था। मेरा उत्तर प्रदेश बचा है, बिहार चाहे जल जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पंजाब बचा हुआ है, हरियाणा चाहे डूब जाए हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस समय की भी यही स्थिति थी बेटा, हर कोई केवल अपने अपने राज्यों के बारे में सोचता था। और यही कारण था कि नादिर शाह भारत के शासक मोहम्मद शाह पे अटैक करता है और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को अपने अंडर में लेता है और 57 दिन तक रुका भी रहता है मेहमान की तरह, बिना डरे हुए। अब 57 दिन तक रुकने के बाद ये अपने देश फारस को लौट आता है। और जब ये फारस पहुंचता है बेटा, तो जो कोहिनूर हीरा होता है, इस नादिर शाह का एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम मिलता है शाह सुजा। तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे को अपने उत्तराधिकारी शाह सुजा को ये दे देता है। अब शाह सुजा को कोहिनूर का हीरा प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद इसी कोहिनूर हीरे को ये रणजीत सिंह को दे देता है और रणजीत सिंह उठते हैं अपने उत्तराधिकारी अजीत सिंह को देते हैं। अजीत सिंह उठते हैं इस कोहिनूर हीरे को लॉर्ड ऑकलैंड को देते हैं और लॉर्ड ऑकलैंड उठते हैं इस कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश सरकार को देते हैं। और आज भी यही हमारा कोहिनूर हीरा ब्रिटिश ताज में लगा हुआ है। और ये वही कोहिनूर हीरा है जो गोलकुंडा की खान में मिला था। और ये वही मयूर सिंहासन है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से प्राप्त किया, मोहम्मद शाह ने शाह सुजा को दिया, शाह सुजा ने रणजीत सिंह को दिया, रणजीत सिंह ने दिलीप सिंह को दिया, दिलीप सिंह ने ऑकलैंड को दिया, ऑकलैंड ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया। और तब से हमारा कोहिनूर हीरा इन्हीं अंग्रेजों के पास रखा हुआ है। तो ये था बेटा कोहिनूर हीरे की कहानी कि नादिर शाह कैसे एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति फारस का शासक बनता है और एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति हमारे देश पे अटैक करके कोहिनूर हीरे को यहाँ से छीनकर लेके चला जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।